बेटा ध्यान से सुनना, जो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन है इसमें पूछा जाएगा कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इमिटर कौन है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को रिलीज कौन करेगा सबसे पहला, तो आप बताओगे पीएस सेकंड, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिलीज्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड, रिलीज फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड। किसकी वजह से, किसके इन्फ्लुएंस से, सनलाइट के इन्फ्लुएंस से, याद रखना है सनलाइट के इन्फ्लुएंस से ऐसा होता है। अगली चीज, अब अगला सवाल है कि पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो आप कहोगे पीक्यू, प्लास्टोसाइनिन। चलो दो बात लिखते हैं, इन नॉन साइक्लिक रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट कम फ्रॉम या रिलीज्ड फ्रॉम PS 680, मतलब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के इन्फ्लुएंस से निकल जाते हैं, एंड एक्सेप्टेड बाय या फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय PQ प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इट इज अपहिल प्रोसेस या अपहिल रिएक्शन, ये अपहिल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के अपने लोअर लेवल से ऊपर लेवल पे चला गया। बेटा जब एनर्जी का लेवल बढ़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा या रिमूव हो जाएगा। एक बात। अगली चीज कि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कौन करेगा, पीएस सेकंड। अब अगले स्टेप में क्या होता है बेटा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर in the presence of chloride Ca++ और Mn++, ये तीन कैटलिस्ट इनके प्रेजेंस में होता है। आगे देखते हैं, बाय photolysis of water molecular oxygen release in atmosphere hydrogen ion H+ accumulate in lumen of thylakoid and electron transfer to PS सेकंड। ये पूरी कहानी है, ये इलेक्ट्रॉन PS सेकंड चला जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकल जाएगा और H+ क्या करेगा, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में एक्युमुलेट। आगे बढ़, अब PQ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस दौरान ल्यूमेन के अंदर H+ की मात्रा बढ़ जाएगी और उस दौरान केमिओस्मोसिस से एनर्जी निकलेगी और आपको कंसीडर किया जाता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल प्रोसेस शो करता है और एनर्जी रिलीज करता है, जहाँ की एटीपी का निर्माण होता है। हम लिखते हैं कि
ATP molecule synthesis in नॉन साइक्लिक, सीधे लाइट रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ATP molecule synthesis in light reaction is called as photophosphorylation, called as photophosphorylation। क्या कहा जाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन का, फुल स्टॉप, फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब ये होता कहाँ है? ये होता है इन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। जब PQ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तब ये सिंथेसिस होता है। देख लो बेटा, आगे लिखते हैं। प्लास्टोसाइनिन is plug between PS second and PS first, बिकॉज रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट में ट्रांसफर यही करता है। देखो लास्ट और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP plus and reduce into NADPH2। हो गया, reduce into NADPH2। बेटा आगे ध्यान देना, स्टार पॉइंट क्या है? स्टार पॉइंट है कि NADPH2 and ATP collectively called as assimilatory power। क्या कहा जाता है? assimilatory power। और NADPH2 को क्या कहा जाता है? अकेले रिड्यूसिंग पावर। बिकॉज रीजन क्या है? रीजन ये है कि हाइड्रोजन का डोनर है। रीजन क्या है? ये हाइड्रोजन का डोनर। ध्यान रखना। चलो आगे देखो। अब एक बात कल मैंने आपको जाते जाते बताया था, पोटेंशियल स्केल पर जो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन का अपीयरेंस है दैट इज Z लाइक। इसलिए हम लिख सकते हैं नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन is also called as Z scheme। क्या कहा जाता है? Z scheme कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Z scheme कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, उसे हम Z scheme कहते हैं। एक बात मैंने और बताया था, कोई हर्बिसाइड या विडीसाइड लाइक DCMU यूज किया जाए तो प्लांट मर जाते हैं। कैसे मरते हैं?
लिखते हैं। हर्बिसाइड और वीडिसाइड लाइक DCMU, इसका फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइमिथाइल डाइमिथाइल यूरिया प्रिवेंट या ब्लॉक, प्रिवेंट्स और ब्लॉक, प्रिवेंट्स और ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट so leads death of plant और weed, उस प्लांट या वीड की डेथ को लीड कर। ठीक बेटा, ये इतने सवाल बने। ठीक, अब बेटा इनके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना कि फोटोलाइसिस से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलता है, ये भी एक प्रोडक्ट है। अगर नोट्स में लिखना चाहो, नोट पॉइंट में रेड वाले में लिखा जा सकता है कि हाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ठीक, अब बेटा इस प्रकार से हमारी नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन कवर हो जाती है। ठीक बेटा, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है साइक्लिक लाइट रिएक्शन। हेडिंग बनाते हैं हम लोग, साइक्लिक लाइट रिएक्शन। साइक्लिक लाइट रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन जहां से चलेगा वहीं आ जाएगा। इसकी खास बात क्या है कि PS सेकंड में दोनों फोटो सिस्टम थे, यहाँ केवल एक फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा। कैसे, देखना बेटा, यहाँ पे क्या होता है, आपको याद है मैंने बताया था कि PS1 अकेले प्रेजेंट होता है, कहाँ पे याद है, स्ट्रोमल लैमेला में, और 1, 2 दोनों साथ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, थाइलेक्वाइड में। बेटा ध्यान देना, PS1 की हम बात करें, PS1 जिसे कहते हैं हम लोग PS700, दोनों एक ही नाम है। इस केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है फेरिडॉक्सिन के पास, जैसे पिछले नॉन साइक्लिक में गया था। लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या था, फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को NADP को दे देता था, यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे नहीं देगा। लेकिन बेटा FD तक पहुंचने के लिए कभी कभी एक इंटरमीडिएट आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी यूज किया जाता है। ठीक बेटा, इधर ध्यान देना। अब फेरिडॉक्सिन ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे, PQ में। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है, PQ पे ट्रांसफर करता है, प्लास्टोक्विनोन में। और बेटा प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, आपको पता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। और बेटा नॉन साइक्लिक में भी आपने देखा था, यहाँ पे एक ATP जनरेट होती है, बेटा यहाँ पर भी एक ATP जनरेट। अब साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है प्लास्टोसाइनिन को। किसको ट्रांसफर करता है, प्लास्टोसाइनिन को, और यह इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है PS700 को। अर्थात बेटा इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वहीं दोबारा आ गया, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, साइक्लिक रिएक्शन। क्या है, साइक्लिक रिएक्शन। और लाइट में हो रहा है तो नाम हो गया साइक्लिक लाइट रिएक्शन।
अब नॉन साइक्लिक और साइक्लिक को कंपेयर करो तो यहाँ देखना, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन इमिटर और रिसेप्टर, फाइनल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इमिटर और फाइनल रिसेप्टर दोनों PS1 है। वहां पे क्या था, इमिटर था PS2 और फाइनल रिसेप्टर था NADH2। चलो ये तो चलो सिंपल सी बात, लेकिन जो सवाल बनते हैं, सवाल ये है कि यहाँ पर नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, और नो रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अगली चीज, नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH2, मतलब नो प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग पावर, और रिड्यूसिंग पावर नहीं है तो एसिमिलेटरी पावर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ATP NADPH2 के साथ होता है तभी हम कह सकते हैं एसिमिलेटरी पावर। अगली चीज, ओनली वन फोटोसिस्टम PS1 टेक पार्ट या पार्टिसिपेट, यहाँ केवल एक फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है, वहां दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मेजर डिफरेंस हो गया बेटा जो आपके काम। अब बेटा लाइट रिएक्शन तो हमारी हो गई, लाइट रिएक्शन से हमने फोटोसिंथेसिस का आधा इक्वेशन कंप्लीट कर लिया। आधा इक्वेशन का मतलब, जैसे हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था 6CO2 + 12H2O, एरो लगा क्या लिखा था, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, यही लिखा था बेटा। वाटर तो हमने यूटिलाइज कर लिया, ये चीज और ये चीज हमने ले लिया। अब CO2 से ग्लूकोज बनाना बाकी है, CO2 से ग्लूकोज बनाना बाकी है। अब बेटा CO2 से ग्लूकोज बनता है डार्क रिएक्शन के दौरान, डार्क रिएक्शन के दौरान हम डार्क रिएक्शन शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको बताएं, ठीक, छोटा सा पॉइंट बताएंगे सवाल के रूप में। मैं आपको एक सवाल बताने चल रहा हूं। अगर एग्जामिनर आपसे सवाल करे कि दो सवाल, पहला सवाल जिसका आंसर मैं कल बता चुका हूं, आज वो सवाल पूछ रहा हूं, किस मोनोक्रोमैटिक लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, किस मोनोक्रोमैटिक लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है? रेड और ब्लू। हाँ, रेड और ब्लू में ज्यादा होती है। पहले सवाल का आंसर मिल गया। दूसरा सवाल यह है कि फोटोसिंथेसिस मोनोक्रोमैटिक लाइट रेड या ब्लू में ज्यादा होती है कि मिक्स लाइट या व्हाइट लाइट में ज्यादा होती है? अगला सवाल ये है कि फोटोसिंथेसिस मोनोक्रोमैटिक लाइट में ज्यादा होती है कि पॉलीक्रोमैटिक लाइट में ज्यादा होती है? बोलो। अरे बेटा आंसर बताओ आप लोग। रेड और ब्लू में ज्यादा होती है। मोनोक्रोमैटिक का तो आंसर सही है, रेड या ब्लू में ज्यादा होती है। सर पॉलीक्रोमैटिक। पॉलीक्रोमैटिक में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटा पॉलीक्रोमैटिक में क्या है, 7 कलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
यहां अगर कोई एक कलर चूज करते हो, आपने रेड चूज कर लिया, चलो रेड में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन, लेकिन बेटा पॉलीक्रोमेटिक में रेड भी सारे हैं, तो सारे जब मिला दोगे, देखो बेटा रेड के लिए तो इतना फोटोसिंथेसिस आया, सारों के लिए क्या आएगा, ये तो रहेगा रहेगा, प्लस में ये सारे भी तो मिल जाएंगे, तो इसलिए पॉलीक्रोमेटिक में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। इस बात को आपको याद रखना है कि पॉलीक्रोमेटिक में या व्हाइट लाइट में या मिक्स लाइट में फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर देन मोनोक्रोमेटिक लाइट, ग्रेटर देन मोनोक्रोमेटिक लाइट। रीजन वही है, क्यों अकेला है, यहाँ पे पूरी भीड़ है, वहां एक कलर में हो रहा है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब मिक्स लाइट में वो तो है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा बोनस भी तो है 6 कलर, वो भी थोड़ा थोड़ा करेंगे बेटा तो भी ज्यादा हो जाएगा, बराबर तो ऑलरेडी है। बेटा ध्यान देना कि फोटोसिंथेसिस इन पॉलीक्रोमेटिक या मिक्स्ड या व्हाइट लाइट is greater than monochromatic light, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये होता है। ये सवाल आपको याद है। सबको समझ में आ गई ना ये बात? चलो अब आगे बढ़ते, अब करते हैं डार्क रिएक्शन। पहला सवाल है कि डार्क रिएक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कि सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट डार्क रिएक्शन में होता है, मतलब लाइट के एब्सेंस में होता है, उनका नाम बताना है। और सही बात है, सिर्फ उन्होंने इतना बताया था और वो ये नहीं बता पाए थे कि कैसे होता है, सिर्फ ये बताया थे कि कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए लाइट का होना कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, डार्क रिएक्शन was reported by ब्लैक मैन। इनका नाम है बेटा ब्लैक मैन, ये ब्लैक नहीं थे, इनका नाम है ब्लैक मैन, ठीक ध्यान रखना, रिपोर्टेड बाय ब्लैक मैन। चलो, डार्क रिएक्शन होता कहाँ है आपको पता है, ऊपर बता चुका हूं, फाउंड इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगली चीज, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ये केवल और केवल डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट। आप लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अगली चीज बेटा, ऊपर वाले जो लाइट रिएक्शन की बात करें
वहां पर जितनी भी केमिकल प्रोसेस हुई वहां लाइट के प्रेजेंस में हुई, उसे हमने कहा फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसे कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकली सेल के भीतर हो रही, बाहर के फैक्टर की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक, लाइट वगैरह की। इसे हम लिखते हैं कॉल्ड एज बायोकेमिकल रिएक्शन। इट इज बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक बेटा, एक बात और इसी स्टेप में होता है, in this phase या in this reaction CO2 fix into ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6 में फिक्स हो जाता है जी। अब कैसे होता है, प्रोसेस क्या है ग्लूकोज बनने की, वो हम आपको बताएंगे। उसके पहले मेरे मन में एक सवाल आया, आ गया, इसे हम आपसे पूछ लेते हैं। हमारा सवाल क्या है? सवाल है बेटा कि हमने यहां पे टेस्ट ट्यूब में क्लोरोफिल डाल दिया, क्लोरोफिल्स, और इसको, और यहाँ पे हमने सप्लाई कर दिया पानी की प्लस CO2 की, और डाल दिया लाइट डाल दिया, सनलाइट। और आपसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या नहीं होगा, नॉट फाउंड ऑप्शन, O2 प्रोडक्शन, बी ग्लूकोज प्रोडक्शन, सी। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, डी। ऑल आर इनकरेक्ट। बताओ बेटा, बताओ इनमें से क्या नहीं? एक बच्चे ने मैसेज किया है सी, एक बच्चे ने मैसेज किया है डी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, दोनों ने प्राइवेट मैसेज किया है। बाकी लोग बताओ। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। दो बच्चे बता दे और बी, किसी न किसी का तो सही होगा, लेकिन मैं पूछूंगा रीजन, लॉजिक। बताओ बेटा। सर सनलाइट की प्रेजेंस में या एब्सेंस में? सनलाइट है बेटा, ये सनलाइट बनाया तो हूं, ये देखो सनलाइट है, सनलाइट मैंने बना रखी। चलो लिख भी देता हूं, सनलाइट। अब बताओ।
सी। चलो मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम और देता हूं आप लोगों को, सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद मैं बताऊंगा। पंद्रह सेकंड हो गए। तीस सेकंड हो गए। चलो बेटा 1 मिनट आपको ओवर हो गया, अब मैं बताता हूँ। बेटा सुनना, सवाल है कि इस जो सिस्टम दिया गया है इसमें क्या नहीं होगा। चलो बेटा, सवाल यह है कि क्या नहीं हो। एक बच्चे ने आंसर लिखा है, सनलाइट, वाटर और CO2 से O2 और ग्लूकोज तो बने हीगा, इसलिए आंसर सी। बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आप इतनी बातें लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्लूकोज बन रहा है तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन भी होगा, क्योंकि लाइट के प्रोडक्ट पे ही तो डिपेंड करता है डार्क रिएक्शन, तो फिर आंसर सी हो ही नहीं सकता है आपका, क्योंकि बेटा ग्लूकोज का बनना लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जब आपने लाइट रिएक्शन चलाया नहीं नॉन साइक्लिक, तो ग्लूकोज कैसे बना लिया, और नॉन साइक्लिक चलाया नहीं तो O2 कैसे निकलेगा। O2 निकलने के लिए नॉन साइक्लिक चाहिए बेटा। अगर नॉन साइक्लिक नहीं चलेगा तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, तो O2 नहीं निकलेगा। ध्यान देना है आप। चलो अब हम लोग बात कर रहे थे कि आंसर क्या होगा। बेटा ध्यान देना, बेटा इसमें 3 चीजें हैं, O2 प्रोडक्शन, ग्लूकोज प्रोडक्शन, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, ऑल आर इनकरेक्ट। बेटा ध्यान देना, अब मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास है ये क्लोरोप्लास्ट, डबल लेयर्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा ये पैरेलल लैमेला है, ये ग्रेनम है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक बेटा, बेटा ध्यान देना, ये खाली जगह जो है ये है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन, और ये है ग्रेना, यहाँ होता है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में बेटा O2 पैदा होता है, लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक होता है। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रेना में होता है क्लोरोप्लास्ट, और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। यहां पर
सॉरी क्लोरोप्लास्ट लिख दिया क्या मैंने, क्लोरोफिल, यहाँ होता है क्लोरोफिल, ग्रेना में होता है बेटा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, यहाँ क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती, एब्सेंट होता है। बेटा डार्क रिएक्शन जो ग्लूकोज बनता है CO2 से, यहाँ पर क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रोमा की जरूरत होती है। आपके सवाल में सिर्फ क्लोरोफिल है, स्ट्रोमा नहीं है। स्ट्रोमा अगर नहीं है बेटा O2 प्रोडक्शन हो जाएगा, नॉन साइक्लिक रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ग्लूकोज नहीं बनेगा। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे केवल क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल होता है ग्रेनम में, और ग्रेनम में होता है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, जहां क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती, वहां पर इससे निकलने वाले प्रोडक्ट और एंजाइम्स की जरूरत होती है। और बेटा जब स्ट्रोमा है नहीं, तो ग्लूकोज बनाने के लिए मीडियम मिलेगा कहां से, इसलिए आंसर हो जाएगा ग्लूकोज प्रोडक्शन। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया है तो क्लास के बाद फोन करके पूछ लेना, मैं समझा दूंगा फोन पे, ठीक बेटा। चलो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्रोडक्शन। इस सवाल में ग्लूकोज प्रोडक्शन नहीं होगा। और एक बात बताएं, यह सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, मैंने शुरू में नहीं बताया आपको, नहीं तो आप सोचते कि अच्छा बड़ा प्रेशर ले लेते, इसलिए मैं बता दिया कि मेरे मन की उपज है, बट ये सवाल आ चुका है। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता कैसे। बेटा मैं आपको बता दूं, डार्क रिएक्शन के लिए दो पाथ है हमारे पास ग्लूकोज फिक्सेशन के लिए। बारी बारी से दो रास्ते खोजे गए हैं, हम लिख देते हैं। CO2 fixation in plants by two types of path और cycle, इसे बुक में साइकिल लिखा रहता है। वन इज केल्विन साइकिल, सेकेंड इज हैच एंड स्लैक साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल हो गया, केल्विन साइकिल एंड हैच एंड स्लैक साइकिल। बेटा ध्यान दें, केल्विन साइकिल एंड हैच एंड स्लैक साइकिल। तो सबसे पहले हमारे लोगों की जो हेडिंग है दैट इज केल्विन साइकिल। दैट इज केल्विन साइकिल। बेटा अब केल्विन साइकिल की कहानी सुन लो एक बार कि ये साइकिल मिली कैसे। बेटा देखते हैं केल्विन साइकिल मिली कैसे। केल्विन साइकिल को जिन्होंने ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया, उनका नाम है मेल्विन केल्विन, M केल्विन। ये बड़े महान और अच्छे दिल के इंसान थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में जब 1945 के आसपास परमाणु बॉम्ब गिराया गया था, वहां दो शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो हिरोशिमा और नागासाकी लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। वहां रेडिएशन निकल रहा था। तो उस दौरान मिस्टर मेल्विन केल्विन के मन में एक आइडिया आया कि अगर हम उन रेडिएशन को यूटिलाइज कर लें तो उसके हार्मफुल इफेक्ट से वहां की क्लाइमेट और पॉपुलेशन बच जाएगी और हम अच्छा काम कर लेंगे। वो इस आइडिया से काम करने वहां गए, लेकिन उन्होंने क्या देखा, जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने एक नई चीज पाया। काम करने गए थे कुछ और, उनको मिल गया कुछ और, जिनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। उन्होंने जब उस रेडिएशन को प्लांट में यूटिलाइज करने की कोशिश किया तो उस दौरान उन्होंने देखा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक केमिकल बनना शुरू हुआ है, और वह केमिकल
3 कार्बन का है और वह 3 कार्बन का केमिकल बाद में ग्लूकोज बन जाता है। यहां से उनका दिमाग हिला और वो उसी चीज पे डाइवर्ट हो गए, अपना काम करना शुरू कर दिए। जब उस पर अब उनका रेडिएशन वगैरह सब भूल गया कि हम किस काम से आए थे। अब उन्होंने क्लोरोप्लास्ट पे काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक ऑब्जर्व किया पाथ, साइक्लिक पाथ ऑब्जर्व किया कि किस रास्ते से होते हुए कार्बन, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। बेटा उन्होंने देखा था कि पहला जो स्टेबल कंपाउंड था वो 3 कार्बन का था। फर्स्ट स्टेबल compound is 3 carbon, so this cycle is also called as C3 साइकिल। इसका अब दूसरा नाम हो गया C3 साइकिल। हो गया। पीएमटी के आया हुआ सवाल आया हुआ ये है कि मिस्टर केल्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट या कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था? कौन सा प्लांट या कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था? सवाल ये बनता है। तो बेटा आपको बता दें, he used green algae named, 2 एल्गी यूज किया था, हम उनका नाम लिख देते हैं, नेम्ड क्लोरेला और अगला है सेंडेस्मस। क्लोरेला है और सेंडेस्मस, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। यूज किया था क्लोरेला एंड सेंडेस्मस। जब उन्होंने पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का देखा तो उनके मन में जो ख्याल आया था, मैं बता दूं, उनके मन में ख्याल आया था कि यहाँ एक 2 कार्बन का कंपाउंड है जो कि 1 कार्बन के कंपाउंड CO2 से जुड़ता है और रिजल्ट में 3 कार्बन कंपाउंड दे देता है। और ये 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड 2 बार मल्टीप्लाई होके 6 कार्बन का ग्लूकोज दे देते हैं। लेकिन बेटा बाद में पता चला कि उनका ये आइडिया गलत था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि CO2 जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या ऑब्जर्व किया, जो CO2 को ऑब्जर्व कर रिएक्ट करने वाला कंपाउंड है 1 कार्बन वाले CO2 को, दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड। तो उनके मन में आया कि यार जब 5 कार्बन कंपाउंड है तो सीधे ग्लूकोज बनना चाहिए 6 कार्बन का, तो 3 कार्बन का क्यों बनता है? तब उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे ग्लूकोज बना। बेटा मैं आपको बताने चल रहा हूं। उन्होंने बताया कि ग्लूकोज बनने में जो स्टेप्स होते हैं, पहला होता है कार्बोक्सिलेशन। बेटा आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, आपको पता है जिस भी प्रक्रिया में रिएक्शन में CO2 जुड़ेगा उसे कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप होता है बेटा रिडक्शन। एंड बेटा तीसरा स्टेप होता है साइक्लिक प्रोसेस है। और आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है जिस मॉलिक्यूल से हम चले हैं उसी मॉलिक्यूल तक वापस आ जाए, तब हम कहेंगे साइक्लिक। तो बेटा हम तीसरा स्टेप हो जाता है रीजेनरेशन। क्या हो जाता है? रीजनरेशन। चलो बेटा अब हम साइकिल को बनाते हैं। ये साइकिल कैसी थी? चलो हम साइकिल बनाते हैं। कि बेटा इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे एक
5 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का? 5 कार्बन। उसका एक मॉलिक्यूल लिया, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर 5 कार्बन के कंपाउंड के साथ आकर के रिएक्ट करेगा CO2, और जो 5 कार्बन कंपाउंड है उसका नाम है RUBP। RUBP का फुल फॉर्म अभी मैं लिख दूंगा, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक बेटा। और इन्होंने क्या देखा, इस प्रोसेस में जब ये 5 कार्बन कंपाउंड के साथ ये एक कार्बन कंपाउंड जुड़ता है तो यहां जो हमें मिलता है 5 एक 6 हो गए बेटा। यहां जो हमें मिला वो मिला 3 कार्बन का कंपाउंड, उसका नाम है 3PGA। 3PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का है, उसके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा है, इसलिए इसका नाम हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और बेटा जब CO2 जुड़ रहा है रिएक्शन में, तो CO2 जुड़ने की प्रोसेस क्या है? कार्बोक्सिलेशन। तो बेटा यहां जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसका नाम है कार्बोक्सिलेज। उसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलेज। लेकिन कार्बोक्सिलेज किसका कार्बोक्सिलेशन कर रहा है? RUBP का। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा रूबिस्को। रूबिस्को, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। आपको याद है प्रोटीन वाले चैप्टर मैंने बताया था, रूबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन ऑन द अर्थ। बेटा ये प्रोसेस हो गई कार्बोक्सिलेशन। अब हमारा अगला स्टेप आया। अगले स्टेप में हमने क्या देखा कि अब बेटा एक चीज और देख लो, यहां पर एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन का था, एक मॉलिक्यूल इसका था, 6 कार्बन हो गए। लेकिन 6 को जब हम 3 के टुकड़ों में बांटे तो हमें 2 मिलेंगे। यहाँ 2 मॉलिक्यूल इसका मिल जाएगा 3 कार्बन वाले का। अब बेटा यहां पर हमें जो मिलेगा, इस प्रोसेस में क्या किया, अब हमने 3PGA में एक ATP डाला, इसका फॉस्फेट जाकर जुड़ेगा 3PGA में, लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो हमें 2 ATP डालने पड़ेंगे। तो यहाँ जब 2 डाल दिए हम, तो क्या हुआ, हर मॉलिक्यूल के अब तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट था, ATP डालने के बाद इसके पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट लग गया। अब ये हो जाएगा बेटा 1,3 डाई PGA, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या हो जाएगा? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बेटा ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो आपने लाइट रिएक्शन में ATP बनाया था, यहां यूज कर लिया। अब एक रिड्यूसिंग पावर भी आपने तो बनाया था, याद है क्या बनाया था? NADPH2। क्या बनाया था? NADPH2। अब आप NADPH2 डालो, अर्थात हाइड्रोजन ले लो, यहाँ क्या मिल जाएगा? NADP+। तो बेटा 2 मॉलिक्यूल यहां से आया है तो ये भी 2 मॉलिक्यूल होगा, इसका 2 लगेगा, हो गया। अब बेटा जब ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस करके बना देगा, अब खूब एनर्जी मिल गई, हाइड्रोजन मिल गया इसको, ये हो जाएगा पागल, PgAl, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब बेटा थोड़ा सा मामला क्रिटिकल हो जाता है, जहां पे लोग, बच्चे टीचर दोनों कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे प्रोसेस ये आती है कि यहां से निकल के हमें मिलेगा ग्लूकोज बाय रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, मिल करके ग्लूकोज बना देंगे। नहीं बेटा, अगर दोनों मिल के बना दिए तो आगे कैसे साइकिल कंप्लीट होगी? तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर 6 साइकिल चलेगी, 6 साइकिल चलेगी तो 12 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 12 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना देंगे और 10 मॉलिक्यूल वापस चले जाएंगे। लेकिन बेटा ये कंसेप्ट गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। गलत इसलिए है बेटा कि RUBP वापस फ्री हो जाता है। आपके रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है
फोटोसिंथेसिस वाला ये रिएक्शन है, यहां पर आपने 6 CO2 यूज किया है। क्या यूज किया है? 6 CO2 यूज किया है। और आप जिंदगी भर पढ़ते हो CO2 कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अगर CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो कंसेप्ट याद रखना, RUBP अंदर नहीं जाएगा, RUBP वापस फ्री हो जाएगा। कंसेप्ट याद रखना, ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट होता है? CO2। कौन कन्वर्ट होता है? CO2। तो बेटा CO2 में 1 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो मतलब 6 CO2 लाओ ना। आप जब 6 CO2 लाओगे तो 6 साइकिल चलेगी, सीधी सी बात है। क्यों कंसेप्ट के हम लोग इधर उधर करें, कंसेप्ट को खराब करें? कंसेप्ट है कि ग्लूकोज बनाने में लिए 6 CO2 चाहिए, तो 6 बार साइकिल ले जाओ। और बेटा जब 6 बार साइकिल ले जाओगे तो 6 बार ले जाओगे तो यहाँ 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल मिले हैं। ठीक बेटा, 2 मॉलिक्यूल मिले हैं तो 6 कार्बन हो गया। तब 6 साइकिल लाओगे तो 6 CO2 इधर चला जाएगा, और हर बार 5 जो बचेगा वो बेटा जो 5 बचेगा वो 5 फ्री हो जाएगा। वो 5 फ्री हो जाएगा, वो 5 यहाँ फ्री होकर के एक कंपाउंड बनाएगा, उसका नाम है RUMP। अब ऐसे समझ लो कि यहाँ से 2 मॉलिक्यूल आया है, 6 है, 1 CO2 इधर छोड़ दो ग्लूकोज बनाने के लिए, 5 इधर ला दो। RUMP हुआ बेटा राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट। मतलब यहाँ 5 कार्बन का कंपाउंड है बेटा, इसके पहले पे फॉस्फेट लगा हुआ है और इसके पहले और 5वें पे लगा हुआ है। तो बेटा 5 कार्बन का कंपाउंड हमें मिल जाएगा RUMP। RUMP मिल गया, एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड इधर गई और RUMP इधर मिल गया। दूसरी बार भी कार्बन डाइऑक्साइड इधर गई, RUMP मिल गया। तीसरी बार भी कार्बन डाइऑक्साइड इधर गई, RUMP मिल गया। ऐसे 6 साइकिल चलेगी तो हर बार CO2 इधर चला जाएगा ग्लूकोज की ओर और 6 बार में मिलकर ग्लूकोज बना लेगा बाय रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस, और हमारा RUMP फ्री हो जाएगा। अब बेटा RUMP अगर फ्री हो गया, अभी RUBP में नहीं बदला है, RUBP में हमें इसे बदलना पड़ेगा। RUBP में इसे बदलना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक फॉस्फेट है, यहाँ 2 फॉस्फेट है, तो इसको ATP दे दो ना बेटा। हर साइकिल में सिर्फ एक मॉलिक्यूल मिलता है, यहाँ पे एक ATP लगेगा। ये हो गया, क्या हो गया बेटा? अब ये हो गया RUBP। अब जाकर के चेंज हुआ RUBP में। ये कहानी हो गई। ये था कार्बोक्सिलेशन, ये स्टेप दोनों मिला के रिडक्शन, ये है हमारा क्या? रीजनरेशन। ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा? रीजनरेशन। ध्यान देना इस बात को। अब बेटा ध्यान दो, ये हमारी साइकिल तैयार हो गई। अब हम इस साइकिल को भी पूरा कर देते हैं। अरे ये क्या हो गया? अरे बेटा ध्यान देना, ये साइकिल हमारी तैयार हो गई। चलो इस साइकिल की बाकी डिटेल हम लोग कल करेंगे, और